रानी पद्मिनी को लेकर बहुत सारे डाउट्स दिमाग में रहते हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं और कंफ्यूजन भी है। हो क्यों ना, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बुक में अलग अलग बात बताई है, और पद्मिनी के बारे में और रतन सिंह के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे एंड आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप बिल्कुल रानी पद्मिनी और रतन सिंह की जो भी हिस्ट्री है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी विथ नो मोर डाउट्स। Okay, at last I'm also going to give you a bonus. That's a surprise for you. For that you have to keep watching till end. Hello everyone, welcome to Easy Peasy पढ़ाई प्लेटफॉर्म. I hope you are doing great. पिछले लेक्चर में हमने गोहिल वंश को एंड किया था और समर सिंह के तक पढ़ लिया था कि समर सिंह के दो बेटे थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह. इसमें हम रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे. आपने चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा जो 1303 ईस्वी में हुआ था उसके बारे में सुना होगा, जिसमें पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ जौहर किया था. हम उसी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जौहर करने का क्या कारण था और अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक क्यों किया, क्या रानी पद्मिनी के लिए अटैक किया, जो गौरीशंकर ओझा कहते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या तथ्य हैं और क्या उनके अकॉर्डिंग सही बात है, और जो कुछ भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर करेंगे. सो पूरी बात मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. 1302 में 1302 ईस्वी में रतन सिंह ने गद्दी संभाली, मेवाड़ के राजा बन गए. ठीक है, और उस समय दिल्ली की सल्तनत कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद मलिक जायसी के द्वारा पद्मावत के अकॉर्डिंग जो 1540 में उन्होंने लिखी थी, और शेरशाह सूरी के टाइम में उन्होंने लिखी थी पद्मावत. ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी पे मोहित हो गए थे और उनको जीतने के लिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया. ठीक है, पद्मावत के अकॉर्डिंग. तो ये सब देखते हैं. और जब रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए थे. अब बात करते हैं पद्मावत में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अलग अलग बुक की बात करेंगे और लास्ट में फैक्ट्स क्या है वो क्लियर करेंगे. सबसे पहले पद्मावत में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वही बेस बनाती है इस पूरे इंसिडेंट का. तो पद्मावत में क्या लिखा गया है कि श्रीलंका में सिंघल प्रदेश के एक राजा थे गंधर्व सेन. ठीक है, ये श्रीलंका है और सिंघल प्रदेश है, और ये चित्तौड़गढ़ है, और ये दिल्ली के कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी. चित्तौड़गढ़ में थे रतन सिंह, सिंघल प्रदेश में थे गंधर्व सेन, और उनकी पत्नी का नाम था चंपावती. इन दोनों की राजकुमारी थी पद्मिनी के पास एक तोता था हीरामन, बोलता था वो तोता. तो एक दिन उस तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया और ब्राह्मण को बेच दिया, और उस ब्राह्मण ने ले जाके वो तोता चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को दे दिया. और ये भी कहा जाता है कि वो तोता सीधा सिंघल प्रदेश से उड़ता हुआ झालावाड़ पहुंचा, और झालावाड़ के राजा ने उसे हीरामन को चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के पास दे दिया. ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ ये सारा इसमें लिखा हुआ है. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन सेव दैट. ओके, मैं बोल रही हूँ बस सुनते जाओ एक स्टोरी की तरह, इससे अच्छे से क्लियर होगा. अब उस तोते ने आके पद्मिनी की सुंदरता का बखान शुरू कर दिया रतन सिंह के आगे. तो रतन सिंह के मन में पद्मिनी को देखने की इच्छा हुई कि मैं भी जाके देखूं तो सही. तो रतन सिंह ने जोगी का वेश पहन के श्रीलंका आ गए और कुछ दिन वहीं रहे. जब गंधर्व सेन को पता चला या उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये जो जोगी के वेश में, ये जोगी तो लगते नहीं है, तो लास्ट में कैसे भी उनको पता चला कि ये रतन सिंह है चित्तौड़गढ़ के राजा. तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह और अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह करा दिया, और रतन सिंह पद्मिनी के साथ चित्तौड़गढ़ आ गए. और उनके दरबार में एक पंडित थे. कौन थे? राघव चेतन वैसे तो दरबारी पंडित थे, लेकिन वो काला जादू वगैरह करते थे, और अपने काले जादू से वो किसी को भी अपने वश में कर लेते थे. इन्होंने अपने काले जादू का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तब ये बात रतन सिंह को पता चली, तो रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने दरबार से, अपने देश से, अपने राज्य से निकाल दिया. इसी बात का बदला लेने के लिए राघव चेतन, क्यों रिवेंज की भावना तो आती है, मेरा अपमान हुआ है भरे दरबार में, वो चले गए अलाउद्दीन खिलजी के पास. ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी को भड़का रहे हैं. कैसे भड़का रहे हैं कि आप कहाँ दिल्ली के सुल्तान बनते हो, रानी पद्मिनी तो रतन सिंह के पास. तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी पद्मिनी को देखने की इच्छा हुई, और वो जिसमें पद्मावत में बताया जाता है कि वो रानी पद्मिनी को जीतना चाहते थे. अब वो आगे गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे अपना कैंप लगाया. गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़. ठीक है, और 6 महीने तक वहीं लगे रहे, लेकिन चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत सके. तो लास्ट में उन्होंने एक प्लान बनाया
कि और रतन सिंह के पास एक मैसेज पहुंचाया कि चलो हम लड़ाई नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, बस मैं चित्तौड़गढ़ को देखना चाहता हूँ। रतन सिंह ने कहा आओ भी देखो, क्योंकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट है भी बहुत सुंदर, कहा भी जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया। तो कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, चित्तौड़गढ़ देख लो। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को देखा और दर्पण में से, मिरर में से रानी पद्मावती के दर्शन, पद्मिनी के दर्शन उनको कराए गए और अलाउद्दीन खिलजी उन पे मोहित हो गए। फिर उन्होंने रतन सिंह को भी अपने कैंप आने के लिए कहा कि आप भी हमारे कैंप आए, मैं भी चित्तौड़गढ़ देखने आया हूँ, आप भी हमारे कैंप आए। रतन सिंह ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही रतन सिंह वहाँ पे उनके पहुँचे कैंप में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही चालाकी के साथ उनको अपना बंधक बना लिया और रानी पद्मिनी के पास ये मैसेज पहुंचाया कि अगर रतन सिंह को छोड़ना है तो पद्मिनी को उसके पास आना होगा। रानी पद्मिनी ने ये जो स्वीकार कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी का मैसेज था उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपनी 1600 रानियों दासियों के साथ आ जाऊंगी। अब पद्मिनी ने भी एक प्लान बनाया। ठीक है, पद्मिनी ने क्या प्लान किया, 1600 दासियों की जगह वो 1600 सैनिकों को हथियार के साथ पालकी में, डोली में वगैरह लेके पहुंची। और जैसे ही वो निकली तो सैनिक वगैरह थे, उन सबको उन्होंने हराना शुरू कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। रतन सिंह को छुड़ाकर वो कहाँ आ गए, चित्तौड़गढ़ आ गए। इस तरह उन्होंने रतन सिंह को मतलब बचा लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगा ये तो भयंकर बेइज्जती हो गई है, मतलब एक जो रानी पद्मिनी थी वो इतना मतलब बेवकूफ़ बना के उसको रतन सिंह को ले गई। अब आया अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा और उसने चित्तौड़गढ़ पे पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। तब पता चला कि चित्तौड़गढ़ के जो राजा रतन सिंह है वो हारने वाले हैं और अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करने वाला है। तो 1600 दासियों के साथ रानी पद्मिनी ने जौहर किया और गोरा और बादल जो सेनापति थे उन्होंने केसरिया पहना। ठीक है, तो इसे चित्तौड़गढ़ का पहला शाका कहते हैं। शाका क्या होता है, जब जौहर और केसरिया मतलब स्त्रियों द्वारा जौहर और जो पुरुषों द्वारा केसरिया पहना जाता है उसे शाका कहते हैं। और अगर इनमें से भी एक मिसिंग हो तो उसे अर्ध शाका कहते हैं, जो कि जैसलमेर फोर्ट का फेमस है। जो चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे। अब जौहर क्या होता है, जब भी जो हमारे अपोजिशन में, हमारे जो विरुद्ध सेना है या किसी भी राजा के विरुद्ध सेना राजा पर प्रभावी हो जाती है, विजय प्राप्त करने वाली होती है, तो उस राज्य की, उस किले की जो राज्य एम्परर की जो स्त्रियां होती हैं वो अपने प्राण या तो अग्नि में त्याग देती हैं। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं वो केसरिया मतलब केसरी धारण करते हैं और तब तक युद्ध में लड़ते हैं तब तक वो अपने प्राण ना त्याग दें। ठीक है, इसको बोलते हैं शाका। रानी पद्मिनी ने भी ऐसा ही किया, एक बहुत बड़ी जगह पे कुंड में आग प्रज्वलित की गई और 1600 रानियों के साथ, 1600 दासियों के साथ वो कूद गई और जौहर किया। ये था चित्तौड़गढ़ का शाका जो पद्मावत में लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जयसिंह ने लिखा। अब गौरीशंकर ओझा ने भी कहा है कुछ। गौरीशंकर ओझा कौन है, इन्होंने उदयपुर का इतिहास लिखा है। इन्होंने कहा कि एक ही वर्ष में कैसे संभव हो सकता है कि जो राजा रतन सिंह है वो कहाँ गए, श्रीलंका गए और वापस आए। क्यों, उस टाइम प्लेन वगैरह तो होते नहीं थे और श्रीलंका चित्तौड़गढ़ से काफ़ी दूर है। और साथ में इनका जो बीच में 6 महीने तक वो अलाउद्दीन खिलजी भी आया और उसने अटैक भी करने चाहे चित्तौड़गढ़ पे, राघव चेतन को भी निकाला था। ये पूरा सिस्टम एक साल में कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्यों 1302 में तो राजा बने थे और 1303 में शाका हो गया, तो एक साल में पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि रतन सिंह के समय सिंगल प्रदेश के राजा या तो कीर्ति निशंक देव 4th या भुवन के बाहु 3rd, इनमें से कोई होंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गंधर्व सेन रावल रतन सिंह के टाइम में क्या थे, राजा थे। ये कहना है गौरीशंकर ओझा का। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हिस्ट्री पढ़ने में मैंने जैसे लेक्चर फर्स्ट में बताया था अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कोई हिस्ट्री को जैसे किसी से पढ़ता है, हम हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं, हमें कोई सोर्स मिलेगा, कोई बुक मिलेगी, बुक वगैरह को पढ़ के हम लिखेंगे। अब देखो ये घटना कब की है, 1303 की। मोहम्मद मलिक जयसिंह ने इसे लिखा कब है, 1540 में। कितने साल हो गए, लगभग 237 साल हो गए। 237 साल बाद अगर कोई इतिहास लिख रहा है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे और हो सकता है अपने बुक को ज़्यादा फेमस करने के लिए उसमें कुछ मिर्च मसाला ऐड कर दिया हो। ये तो अब
1303 और अब 21वीं सदी चल रही है, 13वीं 14वीं सदी की बात 21वीं सदी में अगर हम सोचें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और उस समय 200-300 साल बाद तो इस सबको लिखना कैसे लिखेंगे, जो भी हमें सोर्सेज वगैरह मिलेंगे तो उस पर अपनी हम थिंकिंग का भी प्रभाव डालेंगे कि हम उस बारे में कैसे सोचते हैं, यानी व्यक्तित्व का प्रभाव भी पड़ेगा। तो अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं। अब हर कोई राइटर है, जो भी कोई हिस्ट्री वगैरह की स्टडी करते हैं, ये अलग अलग सोर्स से कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति, जो भी इन्हें मिलता है उन सबको पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं अपने अपने बेस पे कि हाँ हो सकता है उस टाइम ऐसा रहा होगा इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, इसीलिए गौरीशंकर ओझा के अनुसार ये बात हो ही नहीं सकती, एक साल में पॉसिबल नहीं नजर आ रहा, लेकिन मलिक मोहम्मद जैतसी ने ये लिखा। ठीक है, अब करना क्या है, कैसे समझेंगे इसे। पद्मावत की जो बुक है उसको अलग पढ़ो, गौरीशंकर ओझा जो बोल रहे हैं उसको अलग पढ़ो, और जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता है इनके अकॉर्डिंग भी और भी बात है उसको अलग पढ़ो, और फिर लास्ट में कुछ एनालाइज करेंगे। ठीक है, लास्ट में बताएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है अगर पद्मिनी को वो नहीं पाना चाहते थे। कौन? अगर अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के लिए आक्रमण नहीं किया तो किसके लिए किया, ये लास्ट में हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, एनालाइज करेंगे। तो गौरीशंकर ओझा ने तो ये कहते कि उस टाइम वो थे ही नहीं, गंधर्व सेन उस टाइम राजा ही नहीं थे। अब मोहम्मद कासिम फरिश्ता आए, उन्होंने बुक लिखी तारीख फरिश्ता, ये और भी लेट लिख रहे हैं। ये कब लिख रहे हैं? 1610 में। ठीक है, लगभग इसके भी 70 साल बाद। ठीक है, पद्मावत के 70 साल बाद एक बुक लिख रहे हैं तारीख फरिश्ता। इन्होंने क्या बोला कि पद्मिनी रतन सिंह की रानी नहीं, राजकुमारी थी। इन्होंने बिल्कुल अलग ही पॉइंट बताया, लेकिन लगभग इसे गलत मान सकते हैं क्योंकि हमें जो भी प्रूफ मिले हैं वो रानी पद्मिनी को रतन सिंह की रानी होने के प्राप्त हुए। ठीक है, अब अगर खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए आक्रमण नहीं किया तो क्यों किया? तो सुनो, जो चित्तौड़गढ़ है हमारा, चित्तौड़गढ़ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हम गुजरात की तरफ जा सकते हैं, हम साउथ इंडिया की तरफ जा सकते हैं, और हम मालवा की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हम मालवा की तरफ जा सकते हैं, हम गुजरात की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और हम दक्षिण भारत की तरफ जा सकते हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी अलेक्जेंडर बनना चाहता था, सिकंदर की तरह पूरी दुनिया पे या पूरे भारत में अपना राज करना चाहता था। तो अगर उसको, क्योंकि नॉर्थ में तो उसका मतलब बोलबाला था, अगर वो साउथ में अपना प्रभाव डालना चाहता है, साउथ को जीतना चाहता है, तो उसको चित्तौड़गढ़ से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए भी हो सकता है उसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया हो। और चित्तौड़गढ़ से बहुत समय उस समय ट्रेड रूट्स निकलते थे, व्यापारिक मार्ग निकलते थे, जिससे उसके लिए आर्थिक बल में भी, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस वजह से भी उसने अटैक किया। क्यों? एक तो ट्रेड मार्क्स की वजह से, ट्रेड रूट्स की वजह से, और वो साउथ इंडिया में भी जा सकता था, इसीलिए उसने हो सकता है चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। मालवा भी जाया जा सकता है, और साथ ही बहुत सारे व्यापारिक मार्ग भी निकलते हैं, इसीलिए अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पूरे इंडिया पे राज करने के लिए भी हो सकता है कि उसने क्या किया हो, चित्तौड़गढ़ को जीता। अब जो पहला शाका हुआ था वो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। ठीक है, 26 अगस्त 1303 को हुआ। अब देखो हुआ क्या, लास्ट में हमने इतना पढ़ा था, जो मलिक मोहम्मद जैतसी है उन्होंने बोल दिया कि हाँ चित्तौड़गढ़ कौन जीत गया? अब अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? खुद नहीं बैठा गद्दी पे, अपने बेटे खिज्र खां को बिठाया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया, और स्वयं कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया, दिल्ली चला गया। 1316 में जब खिलजी की मृत्यु हुई तो खिज्र खां ने क्या किया? मालदेव चौहान को कार्यभार सौंपा। किसका? चित्तौड़गढ़ का या खिजराबाद का, और खुद कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। ठीक है, गोहिल वंश के बाद सिसोदिया वंश की स्थापना हुई। कौन उनके संस्थापक थे? ये हमने रानी पद्मिनी के बारे में पढ़ा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 26 अगस्त 1303 को पहला शाका हुआ था चित्तौड़गढ़ का। अब अलाउद्दीन खिलजी के अकॉर्डिंग अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि या तो उन्होंने पद्मिनी के लिए, और हम अपने बेस पे या तो हम पद्मिनी के लिए सच माने, अगर पद्मिनी के लिए नहीं अटैक किया तो हो सकता है उन्होंने अलेक्जेंडर बनना चाहते थे, साउथ को अपने साउथ इंडिया उस पर कंट्रोल करने के लिए, और जो ट्रेड मार्क्स से अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने अटैक किया। पहले मैंने बताया था कि आपको
एक बोनस पॉइंट दूंगी, दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू, आई हैव टोल्ड यू ना। तो सरप्राइज ये है कि ऑन द एवरी वीडियो लेक्चर एट लास्ट ऑफ आई एम गोइंग टू गिव यू वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा अपनी वोकेबलरी इन्हांस करने के लिए। और जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं उसमें वोकेबलरी के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पूरी डिक्शनरी में से हम वर्ड्स याद करें। तो हर एक वीडियो लेक्चर के लास्ट में आई एम गोइंग टू गिव यू वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, और आज का वर्ड ऑफ द डे है कोकी। कोकी, कोकी मीन्स क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब जब हमें खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाए। विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये घमंड टाइप में आ जाता है, उसको बोलते हैं कोकी। ठीक है, अगर मैं इसको आपका कोकी को आप डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक दो बार पूछा गया है। अगर इसका सेंटेंस देखें तो यू शुड नॉट बी कॉकी फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, तुम्हें अपने परिणाम के लिए ज़्यादा कोकी होने की ज़रूरत नहीं है। होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी और रानी पद्मिनी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट देन प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।